उन्होंने 2 बार सीधे राष्ट्रपति ट्रंप से भी बात की है, और जो मुझे बताया गया है उसके मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ध्यान से सुन रहे हैं। ये बात किसी को रिपोर्ट नहीं की गई है। राष्ट्रपति ट्रंप सच में सुन रहे हैं। मिस्टर जेड, आप कह रहे हैं कि मुनीर और एर्दोआन दोनों ने ट्रंप से फोन पर बात की थी, तो मतलब तीनों एक ही कॉल पर थे। क्या यही बात है? आज 14 जुलाई है। सब जानते हैं कि दुनिया में इस वक्त बहुत कुछ हो रहा है, और जो कुछ हो रहा है उसकी सच्ची तस्वीर आपके सामने लाने के लिए मेरे साथ हैं मेरे प्रिय मित्र और सहयोगी पेपे एस्कोबार। पेपे, अब आप आगे बढ़िए। धन्यवाद मिस्टर जी। हाँ, 14 जुलाई को वैसे हमने पेरिस की सड़कों पर एक बेहद शर्मनाक नज़ारा देखा। वहाँ यूरोपीय युद्ध समर्थकों का गठबंधन फ्रांस की आज़ादी का जश्न मना रहा था, और जाहिर है रूस के खिलाफ उस हमेशा चलने वाले युद्ध का भी। लेकिन ये सब हारने वालों की दुनिया की बातें हैं। अब पश्चिम एशिया में हालात कहीं ज़्यादा जटिल बन रहे हैं, और हाँ, ये भी संभव है कि आखिरकार समझदारी की आवाज़ें हावी हों, क्योंकि इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं हम फिर से एक बार तनाव बढ़ने की सीढ़ी पर चढ़ चुके हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 14 बिंदुओं वाले समझौता ज्ञापन के लगभग हर बिंदु को बार बार तोड़ा, उसे तोड़ा, उड़ाया, या फिर उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बावजूद उसका सम्मान नहीं किया। तो इससे जो हुआ, मैं इसे जागरूकता नहीं कहूँगा, क्योंकि वे पहले से ही जानते थे कि संयुक्त राज्य अमेरिका असल में हमारे अच्छे दोस्त, दुनिया के सबसे बेहतरीन विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के शब्दों में कहें तो समझौते में अक्षम देश है। तो हमारे सामने कई बेहद अहम कारक एक साथ आए। पहला, ईरान और इराक की सड़कों पर 40 मिलियन से ज़्यादा लोग थे। ईरान में तेहरान, कोम और मशहद, और इराक में नज़फ और करबला। ये सिर्फ एक जनसमर्थन का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि मारे गए नेता आयतुल्लाह खामेनी की भूमिका के प्रति सम्मान, भावना और पहचान का प्रतीक था। ईरान और इराक के बीच ये शिया एकजुटता कुछ ऐसी थी जो सामान्य से कहीं बड़ी थी। दरअसल आधुनिक इतिहास के सबसे उल्लेखनीय अंतिम संस्कारों में से एक। इसे ग्लोबल साउथ ने बहुत ध्यान से देखा। ग्लोबल साउथ देख रहा था। तस्वीरें हर जगह थीं, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में और पूरे एशिया में। और जाहिर है इससे हम पहुंचते हैं उस सवाल पर कि ईरान की मौजूदा नेतृत्व की सोच अब क्या है, जबकि मुज्तबा का दौर अभी अभी शुरू हुआ है। मैं अब ज़रा विस्तार में जा रहा हूँ। मुज्तबा खामेनी का ईरान के नेता के तौर पर दौर पिछले शुक्रवार से शुरू हुआ। गुरुवार को अंतिम संस्कार की रस्मों का आखिरी दिन था, जब मारे गए नेता आयतुल्लाह खामेनी और उनके परिवार के कुछ सदस्यों को मशहद में इमाम रज़ा के दरगाह पर दफनाया गया। और फिर पिछले शुक्रवार, यानी कुछ ही दिन पहले, मुज्तबा ने इस्लामी क्रांति के नए नेता के रूप में अपनी छाप छोड़नी शुरू की। इस्लामी क्रांति के 47 सालों में सिर्फ तीसरे नेता के तौर पर। तो इस वक्त अपने बेहद सुरक्षित निवास से वो क्या देख रहे हैं? यह एक राज्य रहस्य है। वो बहुत कम लोगों से आमने सामने मिलते हैं, और उनमें भी विदेशी मेहमान तो गिनती के ही होते हैं। सारी बातचीत पूरी तरह एनालॉग होती है, किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होता। और वो इस्लामी गणराज्य ईरान को एक नए दौर में ले जा रहे हैं, वो भी एक अस्तित्व की लड़ाई के बीचों बीच। तो ये सब बातें हमारे सभी दर्शकों के लिए इस पल की गंभीरता को समझने का आधार देती हैं। ईरान की नेतृत्व दृष्टि से देखें तो राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक और आचारिक सभी स्तरों पर ईरान फिर से उभर रहा है, पूरे ग्लोबल साउथ में एक बड़ी ताकत के रूप में। और साथ ही उसे एक निर्दयी, बिल्कुल निर्दयी वैश्विक साम्राज्य के खिलाफ अस्तित्व की लड़ाई भी लड़नी पड़ रही है। एक ऐसा साम्राज्य जो हर जगह, खासकर यूरेशिया में, अपना प्रभाव खोता जा रहा है। और ईरान यूरेशिया का एक अहम चौराहा है।
कम से कम ईरान को इस बात का फायदा है कि वो दो और सभ्य ताकत राष्ट्रों रूस और चीन का सहयोगी है। लेकिन अगर बात अमेरिका के खिलाफ युद्ध की करें तो ईरान लगभग अकेला है। उसे साम्राज्य के पूरे दबाव और गुस्से को खुद ही झेलना पड़ रहा है। तो अब हमारे सामने दो अलग अलग पहलू हैं। पहला, जिस पर हम कुछ ही मिनटों में बात करेंगे, वो है शुभ संकेत वाला पहलू। मिस्टर जेड ने कल से अब तक कई लोगों से हुई बातचीत के बाद इसकी पुष्टि की है। ये लोग बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं और उन्हें पता है कि असल में क्या चल रहा है। They are mediators, they know what's going on, and they pass information directly from the negotiation. वे लोग बातचीत की मेज से सीधे जानकारी पास करते हैं और संपर्क भी सीधे रखते हैं। अमेरिकियों के साथ तो अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन ईरान, कतर, सऊदी अरब, मिस्र, ओमान और तुर्की के साथ बिल्कुल सीधे। सबका मकसद एक ही है, पश्चिम एशिया को किसी बड़ी तबाही से बचाना। और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, हालात फिर से तनाव के दौर में हैं। एक तरह का जवाबी हमला चल रहा है जो बेहद खतरनाक है और किसी भी पल नियंत्रण से बाहर जा सकता है। हम सब पश्चिम एशिया में, यूरेशिया में और पश्चिमी देशों में इन मध्यस्थों की समझदारी और अनुभव पर भरोसा कर रहे हैं। जैसा कि फ्रांसीसी कहते हैं, सावार फेयर, ताकि वे अमेरिकी प्रशासन को ये समझा सकें कि इस संकट से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वही रास्ता जिससे वे उस गड़बड़ी से बाहर आ सकते हैं जो उन्होंने खुद पैदा की जब उन्होंने ईरान के खिलाफ एक अवैध, एक तरफा और मनी जंग ग्रेनेड Conquest of choice against Iran. It's the MOU, the Memorandum of Understanding. ये जो MOU है, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसे दोनों पक्षों ने साइन किया है, अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी और ईरान ने भी। लेकिन इसमें एक शर्त जुड़ी हुई थी। ये बात आप सबके लिए, हमारे दर्शकों के लिए और उससे भी आगे बहुत अहम है कि नेता मोज्तबा खामेनेई ने इस MOU को मंजूरी देने और साइन करने का अधिकार ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को सौंप दिया था। इस काउंसिल में 13 सदस्य हैं और कहा जा सकता है कि इनमें से कम 10 या 11 लोग सुधारवादी नहीं हैं। इन 13 में से सिर्फ 2 सदस्य ऐसे हैं जिन्हें पक्का सुधारवादी माना जाता है और उनमें से एक है इस्लामी गणराज्य ईरान के राष्ट्रपति। लेकिन असल में मोज़बा का संदेश सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को यही था, अगर ठोस बहुमत मिल जाए तो आगे बढ़ो। Solid majority. Go ahead. You have the green light to follow the MOU. This was आपको MOU पर आगे बढ़ने की अनुमति मिल गई है, लेकिन ये मेरी शुरुआती राय कभी नहीं थी। ये बात बहुत अहम है। जैसे उसके पिता थे, वैसे ही मोज्तबा को भी कभी यकीन नहीं था कि अमेरिकियों के साथ किसी तरह का समझौता या कोई भी राजनयिक व्यवस्था संभव है। लेकिन उसने परिषद के फैसले को मान लिया। वहाँ बहुत अनुभवी लोग हैं, राजनयिक, राजनेता, धार्मिक नेता, सैन्य कमांडर। उन्होंने मिलकर एक निर्णय लिया और इसी वजह से ईरान ने MOU पर हस्ताक्षर किए। लेकिन अब जो कुछ भी हुआ है, और खासकर पिछले हफ्ते से जब अमेरिकियों ने व्यावहारिक रूप से MOU को खत्म कर दिया, उसके बाद सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के भीतर ये चर्चा चल रही है कि अब आगे क्या किया जाए, और यहीं पर लिए जा रहे फैसले फिलहाल रुके हुए हैं। where the decisions that are being made in Tehran, there's no consensus yet, and there's no अभी तक कोई सहमति नहीं बनी है और न ही सार्वजनिक रूप से कोई स्पष्ट रुख सामने आया है, क्योंकि सारी चीजें दोबारा परखी जा रही हैं। खासतौर पर इसलिए क्योंकि नया दौर पिछले शुक्रवार से ही शुरू हुआ है, बस कुछ दिन पहले। तो ये नए दौर के शुरुआती दिन हैं जहां मोज़तबा नेता हैं और हर फैसला या तो उन्हीं से आता है या उनकी मंजूरी से गुजरता है। यही बात इस्लामी गणराज्य ईरान के निकट भविष्य को तय करने वाली है। अब कुछ अहम बातें हैं, बहुत ज़रूरी पहलू कि ईरानी नेतृत्व इस वक्त अमेरिकी कदमों को कैसे देख रहा है। उनका मानना है कि उनके पास पर्याप्त समय है। ये पहली और बहुत ही अहम बात है। to have enough time in their hands. Number one, very, very important. They consider that they can outlast any follies. उनका मानना है कि वे ट्रंप प्रशासन की किसी भी गलती या मूर्खता से ज्यादा समय तक टिक सकते हैं। उनका ये भी मानना है कि होर्मुज जलमध्य में जो दबदबा उनके पास है वो स्थायी है, हमेशा के लिए। अब से होर्मुज जलमध्य पर नियंत्रण ईरान के हाथ में रहेगा और नौवहन के नियम भी ईरान ही तय करेगा।
अब बात आती है परमाणु मुद्दे की। जैसा कि हमने पहले बताया था, ईरान की परमाणु नीति की भी दोबारा समीक्षा की जा रही है और ये पहल मोहतबा की तरफ से आएगी। मोहतबा सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद से सलाह लेकर या सबकी राय सुनने के बाद खुद भी ये तय कर सकते हैं कि हमें अपनी परमाणु नीति में बदलाव करना चाहिए। that we need to change our nuclear posture, and we all know what that means. It will start with और हम सब जानते हैं इसका मतलब क्या है। ये शुरुआत होगी ईरान के परमाणु अप्रसार संधि यानी NPT से बाहर निकलने से। इस बारे में हम ट्रांजिशन रिपोर्ट ऑफ होप में पहले ही रिपोर्ट कर चुके हैं। ये जानकारी सीधे उन लोगों से आई है जो नेता मुज्तबा खामेनेई के बेहद करीबी उनके अंदरूनी दायरे का हिस्सा हैं। तो फिलहाल इस पर विश्लेषण चल रहा है, कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन साफ है कि सुरक्षा परिषद के सभी सदस्य अमेरिकी रवैये को देख रहे हैं और जब वे उसकी अस्थिरता, असंगति और मैं यहाँ ज्यादा कूटनीतिक नहीं बनूंगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के फैसलों की पूरी मूर्खता देखते हैं, तो हालात किसी भी दिशा में जा सकते हैं, यहाँ तक कि चीन तक भी। it can go anywhere, including a very, very serious military confrontation all over again. एक बार फिर बहुत बहुत गंभीर सैन्य टकराव की स्थिति बन सकती है, लेकिन हम अभी वहां तक नहीं पहुंचे हैं। ये बस एक संभावित रास्ता है। हताशा में ट्रंप कुछ भी आदेश दे सकते हैं, चाहे वह खाग द्वीप पर हमला हो, जिसे हर सैन्य विश्लेषक एक पूरी तरह की तबाही मानता है, या सिस्तान बालूचिस्तान के चाबहार बंदरगाह पर हमला, जो उतना ही विनाशकारी होगा, या फिर होर्मुज जलडमरूमध्य के किसी द्वीप पर कब्जा करने की कोशिश। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि समय उनके पक्ष में नहीं है। भू-अर्थशास्त्र ने उन्हें पूरी तरह घेर लिया है, खासकर उनके अपने नए ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी ने, जो अभी शुरू हो रही है। हालात और भी जटिल हो जाएंगे, क्योंकि तब कोई भी तेल टैंकर होर्मुज जलडमरूमध्य से नहीं गुजर पाएगा। फिलहाल यही स्थिति है। As it stands, that's the case, because the Persian Gulf Authority, क्योंकि पर्शियन गल्फ अथॉरिटी, ईरान और IRGC पहले ही कह चुके हैं, नहीं, ये तभी होगा जब हम इसकी अनुमति देंगे, और फिलहाल कोई भी पार नहीं कर रहा है। अब फिर से अमेरिकी नाकाबंदी लगने वाली है, लेकिन ये एक तरह की डरपोक नाकाबंदी है, क्योंकि इसे बहुत नीचे ओमान की खाड़ी में अरब सागर के पास लागू किया जाएगा, बहुत बहुत दूर, क्योंकि वे नहीं चाहते कि उनके अरबों डॉलर के जहाज़ों में से कोई ईरानी मिसाइल से डूब जाए। और ईरानियों के लिए ऐसा करना, आप जानते हैं, बस यूं ही आसान है। तो अब अमेरिकी अर्थव्यवस्था और वैश्विक अर्थव्यवस्था दोनों के लिए अतिरिक्त मुश्किलें आने वाली हैं, और जाहिर है ये उनकी तारीख की अलग अलग भविष्यवाणियों से भी जुड़ जाएगा, लगभग अगस्त के मध्य तक, यानी अब से करीब 1 महीना, और ये उससे भी पहले हो सकता है। from now, and it could be even earlier, could be 3 weeks from now, could be even 2 weeks from now. ये अब से 3 हफ्ते बाद भी हो सकता है, या शायद सिर्फ 2 हफ्ते बाद, जब अमेरिका के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार उस लाल रेखा की सीमा तक पहुंच जाएंगे जिसे पार नहीं किया जा सकता, और उसके बाद बस वहीं से सब बदल जाएगा। अमेरिका में पेट्रोल पंप पर दाम आसमान छूने लगेंगे। तो अगर मान ले कि अमेरिका के राष्ट्रपति वैसे नहीं हैं जैसे वो खुद को दिखाना पसंद करते हैं, एक बचकाने, गुस्सैल स्वभाव वाले व्यक्ति की तरह, और अगर उनमें जरा भी सामान्य समझ है, जो ढूंढना बहुत मुश्किल है, तो अब से वो जो भी करेंगे, चाहे वो कोई सैन्य कार्रवाई हो, कोई दांव, कोई जोखिम भरा कदम या आखिरी कोशिश, वो सब उनके ही खिलाफ जाएगा। वो उनके अपने हितों के खिलाफ होगा, उनकी राजनीतिक स्थिति के खिलाफ, अमेरिकी अर्थव्यवस्था के खिलाफ, और सबसे बढ़कर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था के खिलाफ। Against the American economy, and most of all, against the global economy. If this was not horrible enough, as all of us were, अगर ये सब पहले से ही काफी भयानक नहीं था, तो अब जैसा कि हम सब जो इस कहानी को करीब से देख रहे हैं जानते हैं, इसमें एक और नया पहलू जुड़ गया है, सऊदी अरब और यमन का मामला। ये पहलू एक ऐसे कदम से सक्रिय हुआ है जिसे समझ पाना मुश्किल है। अगर मान लें कि ये कदम सऊदी अरब की तरफ से आया है, ये एक झूठा झंडा भी हो सकता है, या फिर किसी बागी गुट या उन्हीं पुराने संदिग्ध लोगों की साजिश भी हो सकती है। कुछ भी संभव है। अब सवाल यह है
कि सऊदी अरब इस वक्त क्यों उस थकाऊ युद्ध को फिर से जिंदा करना चाहेगा जो वो यमन में अंसारुल्लाह के खिलाफ पहले ही हार चुका है, और वो भी तब जब उसने एक ईरानी विमान को निशाना बनाने की कोशिश की जो सना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने वाला था और जिसमें वो यमनी प्रतिनिधिमंडल था जो तेहरान गया था आयतुल्लाह अली खामेनी के अंतिम संस्कार की रस्मों में शामिल होने के लिए। और उस बहादुर ईरानी एयरबस पायलट ने हवा में ही 90 डिग्री का मोड़ लिया। उसने नक्शे पर बाईं तरफ घुमाया और कुछ मिनट बाद वो किसी तरह समुद्र किनारे होदेदा एयरपोर्ट के रनवे पर उतरा, जो अपने आप में एक चमत्कार था। उसने बमबारी से बच निकलने में कामयाबी पाई और इतनी हिम्मत रखी कि विमान को सुरक्षित जगह तक ले जा सका। और हाँ, शायद ये किसी दैवी हस्तक्षेप का नतीजा था। होदेदा का रनवे तो बस कुछ दिन पहले ही ठीक किया गया था। अगर ये कुछ दिन पहले हुआ होता तो वहाँ रनवे ही नहीं था और वो सीधा लाल सागर में गिर जाता। तो सवाल ये है, अभी क्यों? और सवाल है, किसे फायदा हुआ? इससे कौन लाभ में है? ये सवाल पूरी तरह खुला है। अगर सच में ये काम रियाद ने किया है तो हम एक ऐसी स्थिति में हैं जो कुछ हद तक अनुमानित थी, लेकिन साथ ही अप्रत्याशित भी, खासकर उसके विनाशकारी नतीजों के लिहाज से, क्योंकि अंसारुल्लाह की प्रतिक्रिया, और वो भी तुरंत, दो के बदले एक जैसी थी। अगर सऊदी अरब या कोई और एक हवाई अड्डे पर हमला करता है, जैसे सना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर, तो अंसारुल्लाह का जवाब होता है 2 हवाई अड्डों पर हमला। ईरानियों को अमेरिकी हमलों का 2 के बदले एक जवाब देने में हफ्तों, कम से कम 2 महीने लग गए थे, लेकिन यमन ने ये एक दिन में कर दिखाया। तो जरा हिसाब लगाए सब लोग, और ऐसा हिसाब लगाए कि यमनियों से उलझने की गलती न करें। मैं पिछले साल यमन में था, वहां जाए सब कुछ समझ में आ जाएगा। उनसे उलझना मत, इसकी बहुत 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 भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो फिर सऊदी अरब अभी ऐसा क्यों करेगा? ये सवाल पूरी तरह खुला है। खैर, हमारी अब तक की थोड़ी उदास बातचीत में, जैसा कि हमारे चीनी दोस्त कहते हैं, कुछ शुभ क्षण लाने की कोशिश करते हुए अब हम तक की आवाज़ों की ओर बढ़ रहे हैं। और ये तक की आवाज़ें, और मिस्टर जेड इस बात की पुष्टि कर सकते हैं या इसमें कुछ जोड़ सकते हैं। उभरती हुई तेहरान सरकार, अंकारा, इस्लामाबाद और दोहा के बीच बन रहे गठजोड़ से आ रही हैं। और ये गठजोड़ किस बारे में है? ये MOU को बचाने के बारे में है, यानी वही MOU जिसके लिए पाकिस्तानी मध्यस्थ लगभग 2 महीने से लगातार मेहनत कर रहे हैं ताकि वो काम करे, दोनों पक्षों से मंजूर हो, आगे पीछे की बातचीत के बाद उस पर हस्ताक्षर हों और उसे औपचारिक मंजूरी मिले। और फिर, जैसा कि सब जानते हैं, पूरा मामला ढह गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि अमेरिका के बचकाने राष्ट्रपति की मनमर्जी चल गई। अब आपको फिर से हम्प्टी डम्प्टी को जोड़ना है। ये एक सिसिफस जैसा काम है, बेहद मुश्किल और जटिल, लेकिन पाकिस्तानी मध्यस्थ इसमें शामिल हैं। ओमान मदद कर रहा है, खतर मदद कर रहा है, अंकारा भी मदद कर रहा है। किसी को नहीं पता कि ये सब कहाँ जा रहा है, लेकिन कम से कम बातचीत अब मेज पर है। और अगर आने वाले कुछ दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति पूरी तरह पटरी से नहीं उतरते, तो मुमकिन है कि वे फिर से बातचीत की मेज पर लौट आएं। शायद 10 दिन में, 1 हफ्ते के भीतर तो बिल्कुल नहीं, लेकिन 10 दिन, 15 दिन, 2 हफ्ते, कुछ ऐसा। 15 days, 2 weeks, etc. लेकिन निश्चित तौर पर रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार खत्म होने से पहले ही, जो कि एकमात्र तरीका होगा जिससे अमेरिका के राष्ट्रपति को कुछ समझ आए, मतलब आंकड़े सामने दिखें, और साथ ही जब वैश्विक अर्थव्यवस्था लगभग ढह जाए और अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें आसमान छूने लगें। और हमें पहले से पता है कि उन्होंने मिड टर्म चुनाव हार दिए हैं। सवाल यह है कि यह हार कितनी बुरी होने वाली है। अब जो ये नया सेव द MOU गठबंधन बन रहा है, वाह, उनके सामने जो रास्ता है वो किसी भी तरह से आसान नहीं है। सबसे पहले उन्हें ईरानियों को ये यकीन दिलाना होगा कि बातचीत की मेज पर वापस आना वाकई में फ़ायदेमंद है, कि आयतुल्लाह खामेनी खुद जो कुछ भी अब तक सोचते रहे हैं
वो फिर से सही साबित हो रहा है। लेकिन असलियत यह है कि इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि अमेरिकियों को किसी भी तरह की बातचीत में दिलचस्पी ही नहीं है। Because the Americans don't want any form of negotiation. The Americans want a capitulation. Iran won't. अमेरिका चाहता है कि ईरान पूरी तरह झुक जाए, लेकिन ईरान झुकेगा नहीं, बिल्कुल नहीं। जो कुछ भी उस समझौता ज्ञापन में लिखा है, ईरान चाहता है कि सब पूरा किया जाए। पैसे का हिसाब देखिए, सब कुछ, मुआवजा, जमे हुए फंड, होर्मुज जलडमरूमद पर नियंत्रण, सब कुछ, प्रतिबंधों का अंत, सब कुछ, और सभी युद्धों का अंत। शुरुआत लेबनान से। ईरान ने उस समझौते पर इसलिए हस्ताक्षर किए थे क्योंकि वो चाहता था कि उन 14 बिंदुओं को पूरा किया जाए, लेकिन अमेरिका ने उनमें से लगभग सभी को कुछ ही दिनों में तोड़ दिया। तो अब तेहरान के पास बातचीत की मेज पर लौटने की क्या वजह है? यही काम अब पाकिस्तानी मध्यस्थों के सामने है, और उनके साथ ओमान, कतर और तुर्की भी हैं। हमें पता है कि राजनयिक यात्राएं हो रही हैं, सीधी बातचीत भी चल रही है, लेकिन आखिर में फैसला तो एक ही व्यक्ति करेगा ताकि ये पूरा मामला पूरी तरह बिखर न जाए। Basically, so this thing doesn't unravel completely, and we go back to a war once again. और हम फिर से एक बार युद्ध की ओर लौट रहे हैं। ये ईरान के खिलाफ अमेरिका का तीसरा युद्ध होने जा रहा है, बस 1 साल से थोड़ा ज्यादा वक्त में, और वो इसे हारने वाले हैं। अगर उन्होंने इसे शुरू किया तो समझिए वो पहले ही हार चुके हैं। हमारे पास एक ऐसा राष्ट्रपति है जो अब तक ये नहीं समझ पाया कि अहंकार को एक तरफ रख दें, तो इज्जत और सम्मान के साथ बाहर निकलने का एक ही रास्ता बचा है, एमओयू में किए गए वादों को पूरा करना। ईरान ने अमेरिका को बहुत साफ कह दिया है, अब ये 2 तरफा मामला है। अगर आप अपनी तरफ से समझौता तोड़ते हैं तो हम भी अपनी तरफ से तोड़ देंगे। पश्चिम एशिया में अब एक तरफा रवैया नहीं चलेगा, और यही बात इसे इतना मुश्किल बना देती है, न कि अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए, क्योंकि वो तो बस एक मामूली संदेशवाहक हैं। असली फैसले लेने वाले और पर्दे के पीछे से सब कुछ चलाने वाले वो अमेरिकी अभिजात वर्ग हैं जो सामने कभी नहीं आते। Way behind that don't show up, and they are catatonic at the moment because इस वक्त वो पूरी तरह सुन पड़े हैं, क्योंकि उनके सामने एक भयानक संभावना खड़ी है, उनके लिए एक रणनीतिक हार को स्वीकार करने की, और वो भी किसी बड़ी ताकत से नहीं। ये रूस या चीन नहीं है, ये एक ऐसा देश है जो 47 साल से घेराबंदी में है, जिस पर अब तक के सबसे कड़े प्रतिबंध लगे हैं, और फिर भी उसने उस सेना को रणनीतिक हार दी जिसे लोग स्टार वॉर्स से पहले या उसके बाद की सबसे ताकतवर सेना मानते थे। तो मनोवैज्ञानिक तौर पर जो भी इस कहानी को करीब से देख रहा है वो जानता है कि उनके लिए इसे मान लेना नामुमकिन है, लेकिन अगर वो नहीं मानते तो उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता सिवाय इसके कि वो एक और जंग शुरू करें, और अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर से हारेंगे। 3 बार करें, 4 बार करें, 5 बार करें, नतीजा वही रहेगा। वो दोबारा कब्जा नहीं कर पाएंगे। वो चाहे तो ईरान में सब कुछ बम से उड़ा दें, लेकिन हॉर्मुज की खाड़ी उन्हें वापस नहीं मिलेगी। but they won't get the Strait of Hormuz back. And once again, just to Mr. G, just और एक बार फिर बस इसे समेटने माफ कीजिएगा, ये थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन मैं कोशिश कर रहा था गाग मतलब पूरा जाल एक साथ जोड़ दूं। ये जंग शुरू ही इसलिए हुई थी कि सत्ता बदलकर हम तेल के एक अहम रास्ते यानी हॉर्मुज जलडमरूमद पर नियंत्रण पा सकें। इसका मतलब था पेट्रोडॉलर की उम्र बढ़ाना। लेकिन अब ये जंग उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां रणनीतिक हार का मतलब है उस तेल मार्ग का पूरा नुकसान। हॉर्मुज जलडमरूमद अब हमारे नियंत्रण में नहीं रहेगा और पेट्रोडॉलर का दौर खत्म हो जाएगा। अब जो भी जहाज वहां से गुजरेगा वो दूसरी मुद्राओं में कारोबार करेगा, युआन जैसी मुद्राओं में, और अमेरिकी डॉलर को दरकिनार कर देगा। तो सोचिए किसी साम्राज्य के लिए ये स्थिति झेलना क्या होगा। और सबसे बड़ी बात, ये सब हमने खुद अपने उलाद लिया है। ये है मौजूदा हालात की हकीकत। तो मिस्टर जी अब आप बताइए। बहुत बढ़िया सारांश था वो, शानदार शानदार पेपे। मैं खुद भी इससे बेहतर नहीं कर सकता था और इसके लिए मैं तुम्हारी सराहना करता हूँ। तुमने जो कुछ कहा मैं हर शब्द से पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारे अपने स्रोतों और रिपोर्टिंग से नहीं
बल्कि उन स्रोतों और रिपोर्टिंग से भी आता है जिन तक हमें ट्रांजिशन प्रोटोकॉल के जरिए पहुंचने का सौभाग्य मिला है और जो इन तथ्यों को सामने लाते हैं। हमारे सभी वैश्विक दर्शकों के लिए पेपे ने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल सच्चाई है, बिना किसी सजावट के। ये वो बातें हैं जो न तो पारंपरिक मीडिया बता रहा है और न ही ज्यादातर स्वतंत्र मीडिया, लेकिन हम इसे रिपोर्ट कर रहे हैं जैसे हम पिछले कई हफ्तों से लगातार कर रहे हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें उन लोगों तक पहुंचने का मौका मिला है जो उस कमरे में मौजूद हैं। Body tough stirred is usi jord or spapper sak desasweiskid eniming the youth. In a manner that emphasizes the point. So right now, as we speak, Prime Minister Shehbaz इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खतर में हैं। मेरी जानकारी के मुताबिक वो ईरान की नेतृत्व टीम से सीधे बातचीत कर रहे हैं, यानी राष्ट्रपति पेजेशकियान और स्पीकर गालिबाफ से। पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी ईरान के विदेश मंत्री अराकची से बातचीत में हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल मुनीर तुर्की में हैं। वहां उनकी राष्ट्रपति एर्दोआन से गहरी बातचीत चल रही है और जो कुछ मैंने जाना है उसके मुताबिक उन्होंने 2 मौकों पर सीधे राष्ट्रपति ट्रंप से भी बात की है और मुझे बताया गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ध्यान से सुन रहे हैं। ये बात अब तक किसी को रिपोर्ट नहीं की गई है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप सच में सुन रहे हैं। मिस्टर जेड, आप कह रहे हैं कि मुनीर और एर्दोआन दोनों ने ट्रंप से फोन पर बात की थी, तो मतलब तीनों एक ही कॉल पर थे? क्या ये बात है? ये से जानकारी में मेरे मिली है। हाँ, सही दस सही कि जो मना है गिर बोर्ड डिरोगी इस दाब नौर दमरी सी बात कर जे 24th एल्स तब दुआनी होने वाले शिखर सम्मेलन की वजह से, यानी नाटो शिखर सम्मेलन अंकारा में। बिल्कुल सही। तो जब ये सारा मामला शुरू हुआ वो उस वक्त मौजूद थे, इसलिए ये समझा गया कि शायद उनके पास उससे बात करने की कुछ क्षमता है, किसी तरह की बातचीत या समझौते की कोशिश करने की। मुझे ये भी बताया गया है कि प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और आसिम मुनीर की तरफ से कुछ बहुत ही उम्दा आम मिस्टर ट्रंप को भेजे गए थे और वो उन्हें पाकर बहुत खुश हुए। पाकिस्तानी आम अपनी बेहतरीन क्वालिटी के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं और एक व्यक्तिगत स्तर पर बात तो कम से कम बावजूद संपर्क तो मौजूद। उम्मीद ये है कि अंतिम संस्कार के बाद जो दोहा में होने वाला है, अमीर अभी से कहीं ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाएंगे। वो पहले से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन अब और ज्यादा सक्रिय होंगे। कतर के अमीर, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एर्दोआन और फील्ड मार्शल मुनीर सब मिलकर पूरी कोशिश करेंगे कि ईरान और वॉशिंगटन को एक साथ लाया जाए ताकि गोलीबारी रुक सके, क्योंकि सबको ये बात साफ समझ में है कि अगर गोलीबारी नहीं रुकी तो हालात और बिगड़ेंगे, और ये बिगड़ेंगे अमेरिका के लिए भी और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए भी। और ईरानियों को ये बात बहुत अच्छी तरह पता है। तो क्या आप कहेंगे कि ये एर्दोआन और मुनीर की एक तरह की साझेदारी है जो डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में कुछ समझ डालने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल सही। वाह, हम सब तो वहां मौजूद रहना चाहेंगे ताकि वो नज़ारा अपनी आंखों से देख सकें। देखिए, हमारे दर्शकों के लिए मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मेरे सहयोगी, मेरे प्रिय मित्र थोड़े नाराज थे कि मैं उन्हें वो जानकारी पहले नहीं दे पाया जितनी जल्दी वो चाहते थे, यानी कार्यक्रम शुरू होने से पहले। लेकिन कृपया समझिए, ये जानकारी सीधे उन लोगों से आई है जो उस बातचीत के आसपास मौजूद थे। इसी वजह से हमें पूरा भरोसा है कि हम जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है। और जो पारंपरिक मीडिया वाले हैं, अगर उनके पास भी ये जानकारी होती तो शायद वो इसे रिपोर्ट नहीं करते, लेकिन उनके पास ये जानकारी है ही नहीं। हमें गर्व है और हम इसे एक सम्मान मानते हैं कि हमारे पास ये जानकारी है
और हम इसे आपके साथ साझा कर रहे हैं। that we possess this and we bring it to you. So yes, it is directly from that हाँ, meeting ये बात taking place सीधे in अंकारा में Ankara. हुई उस बैठक And से also जुड़ी for है। people who may not know, और जो लोग शायद नहीं Erdogan जानते, was so pleased राष्ट्रपति that एर्दोआन मिस्टर मुनीर Field Marshal यानी Munir फील्ड मार्शल मुनीर के हाल के काम से इतने खुश थे कि उन्होंने उन्हें एक बहुत ही ऊंचा नागरिक सम्मान देने के लिए बुलाया। ये सम्मान खुद राष्ट्रपति एर्दोआन ने फील्ड मार्शल मुनीर को हाल ही में, मतलब पिछले 1-2 दिन में ही दिया है। ये उनका सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। तो इससे साफ है कि उनके बीच गहरा सम्मान है। वे एक दूसरे से सीधे संवाद कर सकते हैं और वे ये भी समझते हैं कि इसके नतीजे और जो भारी कीमत दुनिया की अर्थव्यवस्था को चुकानी पड़ सकती है वो असहनीय है। बिल्कुल। Absolutely. That is where we But, so basically, we depend at the moment. तो फिलहाल हम इस बात पर निर्भर हैं कि एर्दोआन और फील्ड मार्शल मुनीर किसी तरह की अहम बैठक करें, चाहे वो आमने सामने की हो या सिर्फ फ़ोन पर, ताकि कुछ ही मिनटों में ट्रंप को ये दिखाया जा सके कि अगर वो पिछले कुछ दिनों की तरह ही काम करते रहे तो उसके नतीजे कितने गंभीर हो सकते हैं। और सच कहें तो इस स्थिति में और कोई नहीं है, है ना? ईरान की तरफ से तो सारी बातचीत पाकिस्तान के जरिए होती है और it roasts all look to it. And also to a certain extent now by Turkey and Qatar. Correct. ये 3 मुख्य खिलाड़ी हैं। Prayers. Yeah, so this all depends on हाँ, Erdogan तो ये सब इस वक्त एर्दोआन और मुनीर पर और उनकी मनाने की ताकत पर निर्भर करता है। Absolutely correct. ये बिल्कुल सही है। अपने आप में ही ये बात दिमाग घुमा देने वाली है। लेकिन हम यहीं पर हैं और कोई प्लान बी नहीं है, बल्कि प्लान ए भी नहीं है। हाँ, प्लान ए तक नहीं, प्लान बी की तो बात ही छोड़िए। There's not even a plan A, not to mention plan B. Yes. Yes. Forget about plan B. हाँ, प्लान बी को तो भूल ही जाओ। Who knows कौन जानता है God is, ट्रंप के दिमाग में क्या आया कि उन्होंने ये सब शुरू कर दिया। that he's तो अब कोई प्लान ए भी नहीं है। so there is not a plan A. Because Mr. Z, he has no strategy. क्योंकि श्रीशी के पास न कोई रणनीति है, न कोई तरीका। वो कुछ पढ़ते ही नहीं। वो अपमानित होना नहीं चाहते, लेकिन उन्हें पता है कि ईरान उन्हें रोजाना अपमानित कर रहा है और साफ तौर पर वो उस रणनीतिक हार के नतीजों को मानने से भी इनकार करते हैं जो उन्होंने खुद पर और अमेरिका पर थोपी है। उनका मानसिक ढांचा थोड़ा असामान्य है, लेकिन एक हद तक समझ में आने वाला भी है। वो इतने भटके हुए हैं, शाब्दिक रूप से भी और रूपक रूप में भी, कि अपने ही हितों पर हमला कर रहे हैं। ये साबित करता है कि उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि क्या चल रहा है। This proves that he has no clue about anything that is happening. And everything that is happening is a chain of events. जो कुछ भी हो रहा है वो सब एक सिलसिलेवार घटनाओं की कड़ी है जो 28 फरवरी से शुरू हुई थी, और जिस व्यक्ति को आत्मचिंतन से परहेज है, जो मूल रूप से निरक्षर है, वो कुछ पढ़ता ही नहीं। तो असल में वो एक तरह का कार्यात्मक निरक्षर है जिसके पास 50-60 शब्दों का छोटा सा शब्दकोश है जिन्हें वो बार बार दोहराता रहता है, और उसके लिए राष्ट्रपति होने का मतलब है सोशल मीडिया पर पोस्ट करना। इससे ज्यादा सस्ता क्या हो सकता है? हाँ, अगर आप पुराने अमेरिकी हिप हॉप को याद करें, कितना नीचे गिर सकते हैं। तो देखिए, यही हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति। Well, look at the president of the United States. Yeah. And to reach him. हाँ, और उनसे संपर्क करने के लिए पाकिस्तान ने उन्हें भेजे। मैं पूरे भरोसे से कह सकता हूँ, दुनिया के कुछ बेहतरीन आम। मुझे बताया गया कि उन्होंने उन्हें बहुत पसंद किया और उन्हें पाकर बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने इस पर फील्ड मार्शल मुनीर और राष्ट्रपति एर्दोआन से बात भी की। उस पूरे गंभीर माहौल में वो एक हल्का फुल्का पल था, और इन सब के बीच उन्हें यह एहसास भी हुआ कि जो वो कर रहे हैं वो कितना मूर्खतापूर्ण है, और ये कि ईरान पीछे नहीं हटेगा, बिल्कुल नहीं, किसी भी हालत में नहीं। और अब मुस्तफ़ा खामेनी पूरी तरह से नियंत्रण में है। जैसा हमने बात की थी, उनका दौर तो बस कुछ दिन पहले ही शुरू हुआ है। हाँ, सचमुच 4 दिन पहले। उन्होंने अभी अपने पिता को दफनाया है, अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को भी। तो जाहिर है उनका मूड अच्छा नहीं है। Just buried his daughter, so he's not in a good mood. So, okay, to wrap it up, Mr. Z. ठीक है, तो बात को समेटते हुए
मिस्टर जेड, पिछले हफ्ते मैंने एक कॉलम लिखा था और इस बारे में हमारे कई साझा दोस्तों से बात भी की थी। तो बताइए, वो एमओयू वाली बिल्ली जिंदा है, मर चुकी है या कोमा में है? और हमने ये नतीजा निकाला था कि बिल्ली कोमा में है। तो अब क्या हम ये कह सकते हैं कि इस कोमा में पड़ी बिल्ली को बचाने वाले दुनिया में सिर्फ 2 लोग हैं, रेचेप तैयप एर्दोआन और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर? किफलानसू हाड़ी। They are the principal players. वे ही मुख्य खिलाड़ी हैं जिनके पीछे कतर के अमीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का समर्थन है। Minister Shehbaz Sharif. बस यही है, यही है इस कहानी के सारे किरदार। That is the cast of characters. Correct. सही है, ठीक है। और एक बार फिर बात को समेटते हुए, तेहरान में किसी को भी इस बात का भ्रम नहीं है कि इनमें से कुछ भी सच में होने वाला है। वे सबसे बुरे हालात के लिए तैयारी कर रहे हैं। वे तैयार हैं जो भी अमेरिकी सैन्य ताकत ईरान के खिलाफ करने वाली है उसे झेलने के लिए, चाहे वो अब से रोजाना बमबारी ही क्यों न हो। और वे तैयार हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इस मामले में वे ट्रम्प्स ये ना टिक सकते हैं। मैं कहूँगा ये एक बहुत बड़ी सिनेमैटिक सीन है और ईरान इसके लिए पूरी तरह तैयार। Yeah, and one other fact हाँ, that I बिल्कुल। think we should bring to और एक और बात जो मुझे लगता है कि हमें अपने दर्शकों को बतानी चाहिए, वो ये है कि पाकिस्तान ने ईरान के साथ संपर्क के लिए 6 अलग-अलग रास्ते खोले हैं, जिनमें ग्वादर बंदरगाह भी शामिल है, जो सबसे बड़ा है। हाँ, ज़मीनी मार्ग भी हैं। हमने इस पर पहले भी बात की थी, बिल्कुल। We discussed this before, of course. 6 Yes, overland 6 ज़मीनी गलियारे जिनमें ग्वादर बंदरगाह भी शामिल है, बिल्कुल। और अब ग्वादर व्यवहारिक तौर पर चाबहार का जुड़वां बंदरगाह बन गया है। for all practical Correct. purposes. correct, and there is activity. बिल्कुल सही, वहाँ गतिविधि है और आवाजाही भी है। Absolutely. ईरान बिल्कुल भी दुनिया से कटा हुआ नहीं है, जैसा कि ट्रंप शायद चाहते थे, बिल्कुल नहीं। आवाजाही जारी है, उसे रोकने वाला कोई नहीं है और कोई उसे रोक भी नहीं सकता। Nobody's there to stop it. Nobody can stop it. One last question, Mr. Z. The mediator. आखिरी सवाल, मिस्टर जेड, जो मध्यस्थ हैं, जो लोग बातचीत की मेज पर बैठे हैं, जो एमओयू को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तानी, तुर्क, खतरी, क्या उनमें से किसी ने सऊदी अरब का जिक्र किया? और अगर सऊदी अरब इस वक्त डगमगा रहा है या कोशिश कर रहा है या उस पर बहुत ज्यादा दबाव है या अंदरूनी सत्ता संघर्ष चल रहा है या फिर उन्होंने किसी अप्रत्याशित स्तर की रणनीतिक गलती कर दी है? They made a strategic miscalculation of unforeseen proportions. I specifically asked that of मैंने ये बात खास तौर पर अपने संपर्क से पूछी थी और मुझे बताया गया कि सऊदी अरब हमारे और मुनीर के हर कदम के पीछे पूरी तरह से है और वो चल रहे प्रयासों का पूरा समर्थन करेगा। मुझे उनसे यमन में जो हुआ उस पर बात करने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैंने उनसे इस बारे में बात की। The question, this is the question. अब सबको है, अभी यमन पर हाँ क्यों या हो? Attack Yemen now. वही सब मेरे पास नहीं। answer for that. उन्हें अभी ऐसा करने आखिर क्या फायदा हो सकता है? ये तो समझ से परे है। This is beyond puzzling. Yes, I don't have an answer. so I हाँ, will मेरे say पास इसका जवाब नहीं है, तो मैं बस इतना कहूँगा कि ये बातचीत मैंने नहीं की थी, लेकिन मैं ये पूछने में कामयाब रहा कि क्या वे पहले की तरह ही प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के प्रयासों के पीछे हैं, और उनका जवाब था हाँ, 100%। and Asim Munir, and they said yes, 100%. Okay, we'll see this in the next few ठीक है, आने वाले कुछ दिनों में हम देखेंगे कि सऊदी अरब इसे कैसे समझाता है, खासकर मध्यस्थों को और उन लोगों को जो एमओयू को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। to save the MOU. अगर उन्होंने यमन के खिलाफ वो किया जो कहा जा रहा है, तो क्यों किया? और अगर उन्होंने नहीं किया, तो फिर किसने किया? And if they खैर, did not मैं did it, Well, or come up yeah. tomorrow we will Gulliger Halksari Carrick Ramanangas, I do vas als ik dood nevit, Larry Johnson die soort, or my ignorance. Je shoot up Larry Mukial en bestoor. myself, and perhaps I will have an answer for this. Excellent. أتاي Mr. Z. توار حامبا اسميشن وشك حبيث And thank استري ميسن رايك سي سمنت لو اسباس تناذ كريبيو ترانزيشن بروتوكول كاسان تنواذ protocol. Thanks.
Well, please also visit our Substack. कृपया हमारे सबस्टैक चैनल पर भी जरूर जाएं। For all of you, हमने अब उन सभी के लिए जो ये चाहते थे एक पेड सब्सक्रिप्शन शुरू किया है, सिर्फ $5 प्रति महीने में। इससे हम आपको सीधे आपके मेल बॉक्स में वो सिक्योरिटी ब्रीफ भेज पाएंगे जो हम आपस में साझा करते हैं। इसमें वो खबरें होती हैं जिन तक किसी और की पहुंच नहीं है, बिना किसी फिल्टर के, पूरी तरह एक्सक्लूसिव। अगर आप हमारे सबस्टैक पर जाकर पेड मेंबर बनते हैं तो ये ब्रीफ आपको नियमित रूप से मिलेगा। लेकिन अगर आप पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहते तो भी बस मेंबर बनिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमारे काम का समर्थन करते हैं तो लाइक जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद। Thank you very, very much. We shall see you tomorrow. Thank you. Thank you.